3 दिनों बाद आपका CUET एग्जाम होने वाला है। तो इन 3 दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान है कि उनके मॉक एग्जाम में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको पेपर देते वक्त कौन सी बातें याद रखनी है जिससे आपका पेपर बिगड़े ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मॉक एग्जाम के स्कोर के बारे में। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्कोर उतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे। तो यार देखो, जो आपके अभी स्कोर आ रहे हैं मॉक एग्जाम्स में और जो आपके फाइनल पेपर में स्कोर आएगा वो काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। हो सकता है जो अभी आपके नंबर आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा आ जाए, हो सकता है उससे कम भी आ जाए। ये केवल उस बात पर डिपेंड करता है जब आप एक्चुअल पेपर दे रहे होगे तब आपका दिमाग कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी क्या होता होगा, जो आपके मॉक एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन रिपीट आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन सीधे प्रीवियस बुक से आ जाते हैं, बुक से आ जाते हैं, प्रीवियस पेपर से आ जाते हैं। लेकिन आपके एक्चुअल पेपर में ये सारी चीजें नहीं होती। वहां पर जो प्रेशर जो हैंडल करता है ना बच्चा, वही पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि अभी मेरा बेकार आ रहा है तो मेरा एक्चुअल पेपर भी बेकार जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एकदम रियल एग्जांपल। जब मैं निमसेट एग्जाम दे रहा था ना, तो उससे पहले एक हमारा मॉक एग्जाम हुआ। निमसेट एग्जाम के 2 दिन पहले जो हमारा केवल आखिरी मॉक एग्जाम था, इसके बाद मॉक एग्जाम नहीं होने थे। तो उसमें जिस बच्चे की पहली रैंक आई और मेरी उसमें एग्जाम में कुछ 80-85 के बीच कुछ रैंक आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन जब एक्चुअल पेपर हुआ ना, तो मेरी उससे ज्यादा अच्छी रैंक आई। ये आपको मैं एकदम रियल एग्जांपल दे रहा हूं। तो वहां पर डिपेंड करता है, जब आपका एक्चुअल पेपर होगा ना, तो वहां पर आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हो, वहां पर कैसे आप पेपर को हैंडल करते हो, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो वहां पर चीजें काफी ज्यादा बदल जाती हैं। तो इसलिए आप अभी अपने परफॉर्मेंस से अपने फाइनल पेपर के स्कोर को जज मत करो। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उस तरीके से पढ़ते रहो और अपने ऊपर विश्वास रखो। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इन बचे हुए 3 दिनों में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अभी क्या होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे कि मेरे कुछ टॉपिक छूटे हैं, मैं इनको कवर कर लेता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी बुक सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन मेरा आपको पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि आपको अब इस टाइम पर ना बुक सॉल्व करनी है, ना आपको बुक टॉपिक पढ़ना है जो आपका टॉपिक अभी छूटा हुआ है। आपको इस 3 दिनों में केवल एक मॉक एग्जाम्स देना है डेली, बहुत सारे नहीं देना, और उनका एनालिसिस करना है। और अगर जितना पॉसिबल हो, आपके जितने मॉक एग्जाम्स पिछले हो चुके हैं उनका एनालिसिस करना है। वहां पर जाकर आपको क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके वही क्वेश्चंस आपको फाइनल पेपर में मिले, क्योंकि क्वेश्चन तो वही बुक के आते हैं, है ना। हो सकता है कुछ वैल्यू वगैरह चेंज हो जाए, पैटर्न तो वही रहता है लगभग। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो आपके मॉक पेपर आपके हो चुके हैं उनका एनालिसिस करना है और डेली एक मॉक एग्जाम देना है 3 दिनों तक। उसके साथ साथ आपको केवल फॉर्मूले रिवाइज करना है बस। उसके अलावा ना आप ज्यादा रिवीजन वगैरह पर ध्यान दो, रिवीजन आप करो मॉक एग्जाम के थ्रू। जो आपके मॉक एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन आप जाकर देख लो अपने नोट्स में या बुक में, जहां से भी आपको देखना है। उसके अलावा आप ना तो कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ो जो आपने नहीं पढ़ रखे अभी, और ना आप ये करो कि आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, और ना ये करो, काफी सारे बच्चे जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तो वो सारी चीजें मत करो। तो आपको केवल अभी क्या करना है, रोज एक मॉक एग्जाम देना है, उसके साथ साथ मॉक एग्जाम का एनालिसिस करना, और आपके पिछले जितने मॉक हो चुके हैं, जितने पॉसिबल हैं, उनको आपको सॉल्व करना और केवल फॉर्मूले रिवाइज करना है बस। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश एक रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको कोई भी यूजी डिग्री करना हो, कोई भी पीजी डिग्री करना हो, आपको जस्ट थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहां पर मिलने वाली है वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। अब यहां से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली एक्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो, या फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो और कनेक्ट हो सकते हो कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स के साथ ऑडियो या वीडियो काउंसलिंग के लिए एकदम फ्री में। जो काउंसलर आपको यहां पर मिलने वाले हैं वो एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज आपको पसंद आ रही हैं उनका आप कंपैरिजन कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पर, लाइक फीस, अप्रूवल्स, स्टूडेंट्स रेटिंग, प्लेसमेंट, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा। एक अच्छा फायदा कॉलेज विद्या से जुड़ने का यह भी है कि आपको यहां पर ईएमआई फैसिलिटी मिल जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई ऑप्शंस देती हो या नहीं देती हो। और बेस्ट पार्ट कॉलेज विद्या का ये है कि आप यहां से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। आपको यहां पर प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं जिनकी कीमत लगभग 6,999 तक है, लेकिन आपको ये सब एकदम फ्री में मिलेंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू अभी एडमिशन लेते हो। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है। तो अब आप समझदार हो, सारी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो स्ट्रेटेजी जिस स्ट्रेटेजी के दम पर मैंने अपना निमसेट एग्जाम निकाला था। हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना पेपर बिगाड़ लेते हैं
क्योंकि वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते। और मतलब काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आता हुआ पेपर उनका छूट जाता है, तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस पेपर में आपके टोटल 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको 105 मिनट मिलने वाले हैं, तो समय काफी है, समय कुछ कम नहीं है, तो आप आराम से पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी है, एक एक करके सारी बातें आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, आपको किसी भी क्वेश्चन में चैलेंज नहीं लेना है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी सारे क्वेश्चंस को ईगो पर ले जाते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व ही करना है, या काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, या कोई धुंधली यादों में खो रहे हैं वो उस क्वेश्चन को देखकर, उस फॉर्मूले को लेकर या उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो अगर आपको कभी भी डाउट आता है कि इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगने वाला है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा नहीं है, डायरेक्टली उसे छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं छूना है। आपको पेपर में इजी क्वेश्चंस ढूंढना है और इजी क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप पबजी खेल रहे हो, काफी सारे बच्चों ने खेला होगा, तो पबजी में मान लो सामने आपके 4-5 बंदे घूम रहे हैं, तो आप वहां पर किस बंदे को पहले मारोगे? जो बंदा ऐसा होगा जो कमजोर है, या जो बंदा ऐसा है जो मतलब अच्छे से फाइट कर रहा है? जो बंदा ओपन में उसको मारोगे, तो आप उसी को मारोगे जो कमजोर होगा, क्योंकि आपको एक पॉइंट मिलेगा अगर आप उस बंदे को मारोगे जो कमजोर है, एक ही पॉइंट मिलेगा आप उस बंदे को मारोगे जो एकदम थोड़ा स्ट्रांग है। तो जब आपको नंबर समान ही मिलने वाले हैं, नंबर बराबर ही मिलने वाले हैं, तो कमजोर क्वेश्चन को सबसे पहले मारो ना, सबसे पहले कमजोर क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, है ना, क्योंकि आपको नंबर बराबर मिलने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन ढूंढना है पेपर में और उन्हें सॉल्व करते जाना है। और जब एक वक्त के बाद ऐसा होगा जो आपसे पहले क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा था और बाद में आप उस क्वेश्चन पर जाते हो, जब आप सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो मान लो बाय एनी चांस आपसे वो क्वेश्चन नहीं भी हुआ, आप उस क्वेश्चन से हार भी गए, तब भी क्या हुआ? जो आपको आते थे वो क्वेश्चन तो आपने कर ही दिए। इसलिए आपको इजी क्वेश्चन ढूंढना है, बिल्कुल भी ईगो पर नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को। और दूसरी बात, आपको पेपर लेयर्स में सॉल्व करना है। अब आपका पेपर या तो इजी आएगा, या मीडियम आएगा, या हार्ड आएगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का पेपर आ सकता है, आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा जब आप पेपर को लेयर में सॉल्व करोगे। आपको जल्दी जल्दी पेपर को सॉल्व करते जाना है। आप एक बार पूरा पेपर सॉल्व करके आ गए, मान लो आपसे 20 क्वेश्चन हुए, आपको पेपर का लेवल समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, और आपने ये 20 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट के अंदर किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे। और सारा खेल है माइंड सेट का। उस टाइम पर आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना बेहतर आपका दिमाग आपके हाथ के साथ आपका माइंड ऑपरेट करेगा। तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ रखना है पूरे थ्रू आउट द पेपर। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक राउंड लगाया, 15-20 मिनट के अंदर आपके 20 क्वेश्चन हो गए, आपको पेपर का लेवल भी पता चल गया, आपके 20 क्वेश्चन भी हो गए, तो यहां से आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया। उसके बाद आपने दूसरा राउंड स्टार्ट किया और इसमें आपने फिर क्वेश्चन करना शुरू किया, जो भी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा डायरेक्टली छोड़ते जाओ। जब आपके पास ऐसा टाइम आ जाएगा जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए इजी वाले जो आपसे बन रहे थे वो वाले, फिर आप इस क्वेश्चन को छू लो, इस क्वेश्चन की धुंधली यादों में चले जाओ, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा सोच लो कहीं से, मतलब जो भी आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा वो भी आप सोच लो। तो वो सारी चीजें आपको बाद में करनी है। तो सबसे पहली चीज, आपको चैलेंज नहीं लेना है। दूसरी चीज, आपको पेपर लेयर्स में सॉल्व करना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में लगभग घूमता ही रहता है कि भैया इस एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा, या मैं इस पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब ये वही बात है कि आपको पता ही नहीं है, सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, कौन बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो तो पेपर पे डिपेंड करता है। तो आपका पेपर जिस टाइप का आएगा उतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो आप ये पहले से डिसाइड कर ही नहीं सकते कि इस पेपर का कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसलिए आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में सिर्फ इतनी सी चीज रखनी है कि जितना आपने पढ़ा है, जितना आपको आता है वो आपको सॉल्व कर देना है बस। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा यकीन मानो, अगर आपने पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल शिद्दत से मेहनत की है, तो आपको जितना आता है केवल आप उतना कर कर आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको अपने दिमाग में कट ऑफ वाली चीज नहीं रखनी, क्योंकि कट ऑफ फिक्स नहीं होता कि मैं इतने नंबर ले आऊंगा तो मैं डीयू चला जाऊंगा, या मैं इतने नंबर ले आऊंगा तो जेएनयू चला जाऊंगा। ये चीज फिक्स नहीं होती, वो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि मतलब आपने फर्स्ट राउंड लगा कर आए और आपसे केवल 10 क्वेश्चन बने डायरेक्टली, तो आप समझ जाओ पेपर थोड़ा टफ है। तो आपको तुक्के नहीं मारना। बहुत सारे बच्चे तुक्के मारने लगते हैं कि 300 नंबर का पेपर है, मेरे तो केवल 100 नंबर का हुआ, तो फिर मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो मैं तुक्के मार देता हूं। हो सकता है पेपर बहुत ज्यादा टफ हो सकता है आपको 100 नंबर पर आपको डीयू या जेएनयू मिल जाए। तो इसलिए अपने ऊपर आपको डाउट नहीं करना, आपको जितना आता है वो आप कर कर आओ और तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारो। और एक बात और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपके वहां पर क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर लेते हो। मान लो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें आपने कुछ वैल्यू रखी, जिससे 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए और 2 ऑप्शन के सेम आंसर आ गया, सेम वैल्यू आ गई, लेकिन आप उसके बाद आपको कोई ऐसे वैल्यू समझ में नहीं आ रही जो रख के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, उन 2 ऑप्शंस को रिजेक्ट कर पा रहे हो उनमें से किसी एक को, या आपको उसका कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा। अगर कॉन्सेप्ट याद आ रहा तो आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लो, क्योंकि गलत थोड़ी ना करना है।
लेकिन अगर आप ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हो जहां पर आपको पता है कि आप इसे ना सॉल्व कर पा रहे हो ना आप किसी वैल्यू से कर पा रहे हो, तो इन दो ऑप्शन में से किसी एक में आप तुक्का लगा दो, क्योंकि इसके फायदे ये हैं कि अगर वो गलत हुआ तो आपका 1 नंबर जाएगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन सही हो गया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो माइनस होने पे 1 जा रहा है और प्लस होने पे 4 आ रहे हैं, तो आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो। ये पर्सनली मैं करता था। अगर आपको ऐसा डाउट है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, फिर कभी आपको तुक्का नहीं लगाना, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपके पास केवल 2 ऑप्शन बच गए हैं जिससे आप एक रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो ऑप्शन को, तो उस मूवमेंट पर आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको पाने पर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं और खो आपका केवल 1 ही नंबर रहा है, तो यहां पर आप तुक्का लगा सकते हो। पर्सनली मैं ये करता था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बच्चों के दिमाग में रहता है कि भैया हमें वहां पर सीट्स कितनी मिलने वाली है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, जब वो अपना रफ वर्क करते हैं तो वहां पर बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। तो ये सारी चीजें आप मत करो, क्योंकि उससे ये प्रॉब्लम होती है, कई बार आपने आंसर सही निकाला, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया अपनी रफ कॉपी में और सारा ऊपर किया, और जैसे ही आप सर नीचे करते हो वो खो जाता है कहीं ना कहीं कि आप कहां सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो। तो इससे काफी बार बच्चे क्या करते हैं, आंसर सही निकालने के बाद भी ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं, या उनकी वो जो उन्होंने जहां सॉल्व किया वो खो जाता है। कई बार दोबारा सॉल्व करते हैं तो वहां पर टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आप एकदम साफ साफ लिखो, एकदम आपको तुरंत मिल जाए ऐसे लिखो, आपको वहां पर बहुत सारी सीट्स मिलेंगी। यानी कि अगर मैं आपको, जब मैं निमसेट एग्जाम दिया था मैंने, तो वहां पर उन्होंने मुझे पहली सीट्स दी, पहले वो मेरी सीट भर गई, तो उसके बाद मैंने दोबारा मांगी, उन्होंने दोबारा भी दे दी। तो वैसे नॉर्मली तो आपको वो सीट्स दे देंगे, तो इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो। इसके अलावा आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपको अपना दिमाग खाली रखना है। बहुत सारे बच्चे परेशान होकर घूमते हैं बिल्कुल कि हमारी ये जिंदगी का बिल्कुल आखिरी एग्जाम है, यही एग्जाम मेरी जिंदगी बदल देगा, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं दिमाग में, और उसके बाद दिमाग ठीक तरीके से काम करता नहीं है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपने दिमाग को एकदम खाली रखना है। और एक चीज और आपको करनी है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप तब भी पढ़ना चाहते हो तो 12 बजे से पहले तक पढ़ लो, उसके बाद अपने आप को दिमाग को एकदम फ्री रखो। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं, जब निमसेट एग्जाम था ना, तो उस दिन मैंने मतलब 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा था। सुबह एक एग्जाम दिया था, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ा था। उसके अलावा रात को मैंने 2 घंटे पबजी खेला था, जब मेरा अगले दिन एग्जाम था। मैं यहां पर ये आपको सजेस्ट नहीं कर रहा पबजी खेलो, मैंने इसलिए खेला क्योंकि उससे मेरा दिमाग एकदम रिलैक्स हो गया था। आप जो भी चीज करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स रखो, एकदम खाली रखो, तभी आपका दिमाग पेपर देते वक्त अच्छे तरीके से काम करेगा। आप कुछ भी ये मत सोचो कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा एग्जाम है, ये हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल के रख देगा, अगर एग्जाम नहीं निकलेगा तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सारे बच्चे दिमाग में स्ट्रेस लेकर अपना पेपर बिगाड़ देते हैं, तो इसलिए अपने दिमाग को एकदम शांत रखो, एकदम खाली रखो और एकदम रिलैक्स रहो। आप अपने दिमाग में केवल एक चीज रखना, जब आप पेपर दे रहे हो तो आपके सामने केवल एक क्वेश्चन है और उस एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको ये नहीं सोचना कि ये पेपर में आपके 75 क्वेश्चन हैं, आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। उस टाइम पर आपके सामने केवल एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बन रहा है कर दो, नहीं बन रहा है छोड़ दो, आगे बढ़ो। केवल एक सिंपल सी चीज रखना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है और आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। उसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।